झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना, उनके खिलाफ की नारेबाजी। छात्रों ने दी मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ जनसंपर्क अभियान की चेतावनी। मेयर आशा लाखड़ा और नगर आयुक्त मुकेश कुमार के बीच लगातार बढ़ रहा विवाद। वाटर बोर्ड की बैठक के बाद मेयर ने सरकार पर निगम के लिए वित्तीय मदद न प्रदान किए जाने का लगाया आरोप। नवादा समेत राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब से हुई मौत पर नीतीश से सरकार का घेराव। युवा कांग्रेस ने शराबबंदी को लेकर मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 488 नए केस। पटना में कोरोना के नए मरीजों की संख्या हुई 174। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में अब हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 488 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना में है। पटना में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 174 हो गई है। इससे पहले बुधवार और मंगलवार को बिहार में कोरोना के 259 और 239 नए केस मिले थे। पटना में भी बुधवार को 78 नए मामले मिले, जबकि मंगलवार को 106 नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे। अब बिहार में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1907 हो गई है। बुधवार को ये 1579 थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार पटना में कुल 174 नए केस मिले। पटना के बाद समस्तीपुर में 56 और गया में 19 केस मिले। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बिहार में कोरोना के जो नए मामले बढ़ रहे हैं उनकी संख्या बाकी राज्यों की अपेक्षा कम है, लेकिन जो आंकड़े अभी जारी किए गए हैं, आंकड़ों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार की स्थिति भी दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, बिहार में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर बात की जाए तो लगभग 1 महीने पहले यहाँ 300 के करीब एक्टिव मामले थे और आज ये मामले बढ़कर 1900 के करीब पहुंच गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिहार में केसेस मिल रहे हैं कोरोना के, वो तमाम अधिकांश केसेस ऐसे हैं जो लोग बाहर से बिहार में आए हैं। और कोरोना के केसेस बढ़ने के 2 कारण है। पहला है कि बिहार में बड़ी संख्या में टेस्टिंग भी कराई जा रही है। कल के आंकड़े की बात की जाए तो 60,000 से ज्यादा लोगों का एक दिन में कोरोना की जांच की गई थी, टेस्टिंग की गई थी। तो जब ज्यादा टेस्टिंग होगी, ज्यादा ट्रेसिंग होगी तो मरीज मिलेंगे, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं बहुत सारे लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। और दूसरी बात है कि बाहर के राज्यों से होली में तमाम लोग आए थे, अपने गाँव में आए थे, अब लौट भी रहे हैं। जो उन तमाम चीजों को देखते हुए कोरोना के मामले बढ़े हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो पहले तैयारियां कर रखी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेलवे स्टेशन और वहां पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच कराई जाए। अगर कोई कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन या क्वारंटीन में किया जाए। तो राज्य सरकार ने तमाम कोशिशें की है और ज्यादा मामले मिलने का मतलब कहीं संक्रमण दर तो ज्यादा है ही है, लेकिन एक ये भी बात है कि सरकार के पास टेस्टिंग फैसिलिटीज अब ज्यादा है या ज्यादा उनकी पास सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाने की जरूरत है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि इसको 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 1 लाख तक रोजाना टेस्ट किए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट हो चुके हैं। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित होती है, जो बढ़ती है, मल्टीपल होती है। तो ऐसे में मल्टीप्लेशन को रोकने के लिए जो लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाए। अगर कोई इलाका पाया जाता है जहां ज्यादा केसेस मिल रहे हैं तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन या कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया जाए और उसको वहां पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए लोगों को। इन तमाम कवायदों के बीच में निश्चित रूप से जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, ये पूरे देश के साथ अलार्मिंग है और बिहार में भी अलार्मिंग है। जी शशांक जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि टेस्टिंगों में बढ़ोतरी हुई है जिस वजह से नए मामले और सामने आते जा रहे हैं, तो क्या इस दौरान ये भी सवाल खड़ा कर हो सकता है कि पिछले दिनों जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि मामलों में कमी है, उस दौरान टेस्टिंग की संख्या में बढ़ोतरी नहीं थी?
देखिए, जब लोग आएंगे जिन पर शंका है या जिन लोगों की जांच की जाने की जरूरत होती है, ये जांचें तभी होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है। जब पिछले साल कोरोना आया था तो देश के पास टेस्टिंग की कोई कैपेसिटी नहीं थी। धीरे धीरे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है, चाहे वो एंटीजन किट से टेस्ट करना हो या फिर RT-PCR टेस्ट करना हो। दोनों की कैपेसिटी में पूरे देश में बढ़ोतरी हुई है और बिहार में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ये टेस्ट तब किए जाते हैं जब लोग उसके लिए आगे आते हैं या जरूरत महसूस होती सरकारों की। जब दूसरी कोरोना की लहर आई है तो उसके बाद जो होली का समय भी आ गया है, तो तमाम प्रदेशों से जहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, जहां बहुत सारे बिहार के लोग काम करते हैं और त्योहारों में अपने घर आते हैं, ऐसे में एक बंच में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में एक साथ लोग आते हैं और वो वहां से या तो कोरोना लेकर आते हैं या जब साथ आते हैं तो रास्ते में भी इन्फेक्टेड होने का डर होता है, संक्रमण का डर होता है। ऐसे में सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की थी कि तमाम रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर और सार्वजनिक जगहों पर या हवाई अड्डे पर जहां से बाहर से लोग आ रहे हैं वहीं पर उनको रोका जाए और वहीं पर उनकी टेस्टिंग की जाए। और अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो चिन्हित किया जाए कि और कौन कौन से लोग उनके संपर्क में थे और तमाम लोगों को जो नियम के मुताबिक जो कोविड-19 गाइडलाइंस है और राज्य सरकार के पास जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार उनको या तो आइसोलेट किया जाए, क्वारंटीन किया जाए या फिर उनको इलाके में जहां ज्यादा केसेस मिल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो इन तमाम कवायदों के बीच में टेस्टिंग बिहार सरकार ने बढ़ाई है, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत पड़ती है टेस्टिंग बढ़ती है। 2 दिन पहले बिहार ने 70,000 टेस्ट एक दिन में किए थे। तो जैसे जैसे जब होली का समय था तो जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी सरकार जरूरत महसूस होगी, लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा वो टेस्ट एक दिन में करने की उनके पास कैपेसिटी है। तो ऐसे में ज्यादा टेस्टिंग होती है, ज्यादा टेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना को समझने में और कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और दूसरी बात है जो वैक्सीनेशन चल रहा है पूरे देश में, बिहार में भी वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन में जिन लोगों का एज ग्रुप में अलाउ कर रहा है कि वो कोरोना का टीका ले सकते हैं, उनसे भी तमाम सरकार भी अपील कर रही है, लोग अपील कर रहे हैं कि आप जो कोरोना का टीका लेने के, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेशन जितने ज्यादा लोगों को होगा कहीं ना कहीं संक्रमण की दर उतनी कम होती जाएगी। तो तब सरकार तमाम मोर्चों पे काम कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि लोगों को जो कोविड-19 के गाइडलाइन है, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, अनवांटेड ट्रेवलिंग से बचना हो, ज्यादा लोगों के संपर्क में ना हो, इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इन चीजों में थोड़ा सा लोग बेपरवाही भी दिखा रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे, वरिष्ठ संवाददाता, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि होली की वजह से लगातार कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ समस्तीपुर से भी संवाददाता केसर खान जुड़े हुए हैं। केसर जी, लगातार जिस तरीके से मामलों में समस्तीपुर में बढ़ोतरी हो रही है, पटना के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है समस्तीपुर जहां पर लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। क्या कुछ स्थिति समस्तीपुर में देखी जा रही है? समस्तीपुर के अंदर कोरोना के मरीज की बढ़ती जा रही संख्या और पिछले 24 घंटे के अंदर समस्तीपुर के अंदर 47 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिससे और कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर 85 कोरोना के जो संक्रमण के जो मरीज है वो मिले हैं। और कहीं ना कहीं समस्तीपुर के अंदर जो है लोग के अंदर फिर से एक बार जो है दहशत देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जो 10 दिन पूर्व में समस्तीपुर के अंदर मात्र 3 ही केस थे, मगर जैसे ही होली का त्योहार आया और जो मजदूर थे जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर जो काम कर रहे थे और वो जो अपने गांव लौटने के बाद जो है राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी मरीज बाहर से आएंगे सभी का जो है कोरोना टेस्ट किया जाएगा स्टेशन पर। मगर जो स्टेशन की बात कही जाए तो वहां जो है कि कोरोना टेस्ट के लिए जो मरीज उतरते हैं उन्हें कोरोना टेस्ट करने की वजह कराने से पहले ही जो है वो पतली गली से किसी दूसरे रास्ते से घर को निकल जाते हैं, मगर वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। इसी कारण से जो है कि होली का पर्व के कारण अपने घर पे लौटे थे और होली के बाद से जो है समस्तीपुर के अंदर भी कोरोना के केस जो है बढ़ने लगे हैं। जी, ग्राउंड रिपोर्ट पर आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको अगर प्रशासन की बात की जाए, उनकी तरफ से क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कि आगे और ऐसे मामलों में बढ़ोतरी ना हो? जी, इस मामले को लेकर डीएम शशांक शुभंकर ने स्टेशनों पर जो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही गई है और उन्होंने कहा है कि जो भी यात्री बाहर से आएंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा
से उन सभी का जो है कोरोना की जांच होगी, उसके बाद ही वो अपने घर जा पाएंगे। मगर देखा जा रहा है कि समस्तीपुर के अंदर जो है कोरोना के मरीज एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है, क्योंकि आपने देखा है कोरोना एक महामारी बीमारी और इस महामारी बीमारी से बचने के लिए जिस तरह का पालन लोगों को करना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं लोग जो है उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं मास्क किसी के चेहरे पे नजर नहीं आ रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना एक बार फिर से पैर अपना पसार रहा है और आम लोगों के साथ आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसर खान संवाददाता हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़े हुए थे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए ग्राउंड रिपोर्ट समस्तीपुर, पटना और तमाम जगहों की टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। वैक्सीनेशन का भी दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी लगातार कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक दिन पर दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश में डटे युवाओं के द्वारा मोरहाबादी मैदान में मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आगामी मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन की प्रत्याशी के विरोध में जनसंपर्क अभियान चलाने का आह्वान किया। छात्रों का आरोप है कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। प्रेस वार्ता का एक मेन उद्देश्य हम लोग का है कि मधुपुर में जो चुनाव होने वाला है 17 अप्रैल को, उसमें सरकार को बता देना है कि झारखंड के युवा अभी जिंदा है, उसे ज़्यादा समय तक झारखंड की जनता को ठगा नहीं जा सकता है। झूठ बोल बोल के जो सरकार आई है सत्ता में, उसके खिलाफ हम लोग जनता को अवेयरनेस करेंगे, जागरूक करेंगे और मधुपुर में इनका जो सीट है उसको हारने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे, जनता को उसको वोट नहीं देने का अपील करेंगे। विरोध करने का मकसद स्पष्ट दिख रहा है कि हम सारे अभ्यर्थी जितने भी झारखंड के हैं, सबके साथ जब ये सरकार प्रतिपक्ष की थी तो उन्होंने लगातार हमसे वादा किया और लंबा लंबा लिस्ट लिफाफा मैनिफेस्टो दिखा करके हमसे वोट मांगे। हम लोगों ने वोट दिया और अपील की सरकार ने हमसे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम लोगों ने सरकार बदला, लेकिन उसके बदले में हमें धोखा मिला। पीठ पीछे सरकार ने हमें खंजर भोगने का प्रयास किया है। और झारखंड में सबसे विडंबना वाली बात यहाँ पे आई कि इस वर्ष जो है 2021 का फरवरी महीने को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया गया, लेकिन फरवरी महीने में ही सरकार ने नियोजन नीति को वापस लेकर के लगभग राज्य भर के 30 से 40 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। तो आपको बता दें कि मधुपुर में उपचुनाव होने को है और युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया है और जो लोग सरकारी नौकरी देख रहे थे, सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे, युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन युवाओं ने किया है। सरकारी की नौकरी की तलाश में युवा जुटे हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी एक अहम मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता शुभम कुमार सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं अगर देखा जाए तो मधुपुर उपचुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने साल के पहले वर्षगांठ में वादे किए थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे और सरकार का जब हमारा 1 साल पूरा होगा तो हम युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे प्रति वर्ष, लेकिन ये धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। इसी का खामियाजा है कि राज्य के युवा अब अपने मुखिया हेमंत सोरेन से नाराज नजर आ रहे हैं और 1-2 की बात नहीं करते आस्था, पूरा समूह है। होमगार्ड जवानों की बात कर ले, जेपीएससी अभ्यर्थियों की बात कर ले, जेएससी अभ्यर्थियों की बात कर ले, कह सकते हैं जिला पुलिस की बात कर ले, पंचायत अभ्यर्थियों की बात कर ले, ऐसे तमाम लोग हैं जो रोजगार के उम्मीद में डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी अपेक्षाएं थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब सरकार आएगी तो उन्हें रोजगार मिलेगी, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपने कहा मधुपुर चुनाव के बारे में, बिल्कुल मधुपुर चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इसी महीने में मधुपुर चुनाव है, अप्रैल का महीना है और जिस तरीका से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगी है, मधुपुर चुनाव में जीतने के लिए
बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन राज्य के युवाओं पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस बात को देखकर यह लगता है कि आखिर राज्य के युवा किसके भरोसे है। राज्य के युवा जब आपको वोट देकर आपको सरकार में लाए थे तो कुछ अपेक्षाओं के उम्मीद से लाए थे, लेकिन वो अपेक्षा और उम्मीद कह सकते हैं उनकी टूटती हुई नजर आ रही है और धरातल पर सरकार के द्वारा कोई भी काम नजर नहीं आ रहा था। जी, इस दौरान युवाओं के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन प्रत्याशी जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जाहिर सी बात है आस्था, क्योंकि देखिए जिस तरीका से एक कह सकते हैं 1 साल से ज्यादा हो गए हेमंत सरकार के, और जो भी जनता ने उन्हें वोट देकर जितवाया था और एक उम्मीद से जितवाया था कि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके सरकार में नेतृत्व करेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मधुपुर जाके चुनाव प्रसार में लगे, गठबंधन के तमाम सहयोगी दल, गठबंधन के तमाम नेता मंत्रीगण जाके मधुपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन राज्य के युवाओं के प्रति का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं इसी का विरोध है राज्य के युवाओं में, जिसका जो प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी का। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी उन्हीं तमाम मुद्दों को खंगालकर हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। अगर रोजगार की बात कर ले, पलायन की बात करें, अगर हेमंत सरकार रोजगार देने में सफल हो जाती तो शायद झारखंड से पलायन एकदम खत्म हो जाता, लेकिन जो पलायन का सिलसिला है वो बरकरार है। आए दिन राज्य के युवा बाहर ही राज्य में जाकर दिहाड़ी और मजदूरी करने पर मजबूर हैं। पढ़े लिखे युवा जो इंटर पास है, मैट्रिक पास है, ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं, उन्हें रोजगार तक की कोई सुविधाएं हेमंत सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। तो ये तमाम सवाल है अब हेमंत सरकार के ऊपर। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर क्या ठोस निर्णय लेते हैं, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा बीत गए, होमगार्ड के जवान और कह सकते हैं महिला जवान अभी लगातार प्रदर्शन कर रही है और हेमंत सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उनके कानों तक एक भी आवाज नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से वो लोग सड़कों पर बैठे हैं। गर्मी का मौसम है, कह सकते हैं एक बेबसी का आलम जरूर है झारखंड में। अब हेमंत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, सरकार के द्वारा कहा जा सकता है कि जो भी वादे किए गए थे उन पर वो खड़ा नहीं उतर पा रही है और कहीं ना कहीं युवाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी और अन्य संगठन जो है इन्हीं को मुद्दा बनाकर और बीजेपी चुनाव लड़ेंगे मधुपुर में? देखिए आस्था, ऐसे कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग करके रखा है कि हेमंत सरकार को उसी मुद्दों के साथ घेरना है। मधुपुर चुनाव की बात कर लें तो जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे दावा ठोक दिया है कि क्योंकि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आप गंगा नारायण सिंह को विधायक बनाते हैं तो हम 10 मई तक बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा दावा आखिर क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। हर एक मुद्दों को वो खंगाल रही है और हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। और खुद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कल ही होमगार्ड जवानों से देर शाम मिलने पहुंचे। उन्होंने वहां पर कहा कि अगर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में होती तो आपकी जो मांगे हैं कि बिहार के तर्ज पर उनकी मानदेय और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा जब हमारी सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन जाएगी तो आपको बिहार से भी ज्यादा हम देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीका से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो बरकरार रहता है राजनीतिक माहौल में, उसका शिकार बस एक ही व्यक्ति होता है जो है राज्य की जनता, राज्य के युवा। अब यह देखना होगा कि आखिर राज्य के युवा कब तक सड़कों पर नजर आते हैं और कब तक राज्य के युवा अपनी मांगों को मंगवाने के लिए ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। जी शुभम जी, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं किए गए। सभी सरकारों के द्वारा वादे किए जाते हैं, तमाम तरीके के युवाओं के लिए तमाम योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन इस बार जो युवाओं को देखने को मिला है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना बेबस अब युवा हो गए हैं कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा देखिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद आप भी जानती होंगे, पूरे देश की जनता जानती है कि कोरोना काल में जो देश की अर्थव्यवस्था है वो एकदम चरमरा सी गई थी, जिसके कारण रोजगार के माध्यम बंद हो गए थे। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावे करते हैं
कि हम झारखंड में उद्योग लगाएंगे राज्य को और राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा कब तक होगा, कब तक भूखमरी की स्थिति राज्य में उत्पन्न होती रहेगी? आखिर राज्य के युवा कुछ अपेक्षाएं करते हैं अपने मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री के द्वारा हमें रोजगार प्रदान किया जाएगा और हम झारखंड में ही अपने घर पे ही काम करेंगे। लेकिन इस अगर वो बात कह सकते हैं जिस तरीका से धरातल पर वो जो वादे नजर नहीं आते हैं, उसी का खामियाजा है कि राज्य के युवा पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और लेकिन जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने भी यह दावा किए थे, जब रघुवर दास की सरकार थी तब भी मोमेंटम झारखंड आया था, रोजगार की बात कही गई थी, वो भी धरातल पर नजर नहीं आया। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, उद्योगपतियों से बात करते हैं कि झारखंड में युवा रोजगार का सृजन होना चाहिए, वो भी धरातल पर नजर नहीं आता है। तो सरकार बस वादे करती है लेकिन उसका धरातल पर 1% भी देखने को नहीं मिलता है। तो भाई राज्य के युवा आखिर जाए का सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर राज्य के युवा को राज्य में ही रोजगार नहीं मिलेगा तो दूसरे राज्य में पलायन होना तो बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरे राज्य में अगर वो पलायन करके जाकर मजदूरी करते हैं तो महज 10 से 12 हजार रुपए महीने कमाकर आखिर वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकते हैं? अब राजनीतिक पार्टियों को तमाम राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर रोजगार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव में लगातार दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उन वादों को अब धरातल पर लाने की आवश्यकता है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं राज्य के हर एक युवा सड़कों पर नजर आएंगे और एक बार फिर से राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिले धरना स्थल पर तब्दील होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से चुनावी दौर में तो लगातार वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देते और इनका पूरा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ सीधे रांची से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। खगड़िया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने एक जिला पार्षद के बेटे से 2 लाख कैश मामले का खुलासा किया। बता दें कि चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस ने कटिहार के कोढ़ा थाना इलाके से छिनतई के 1,99,000 कैश और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। सदर एसडीपीओ आलोक रंजन की माने तो जिला पार्षद गिरीश यादव के बेटे संजीव कुमार से हुई छिनतई मामले में कोढ़ा के गिरोह का हाथ था। बता दें कि बीते 18 मार्च को चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के आवास बोर्ड के पास बाइक सवार छीनकर युवकों ने संजीव कुमार की बाइक में लटका रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कटिहार के कोढ़ा थाना अंतर्गत नया टोला नवाबगंज में है, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल 2 अभियुक्तों शिवम और रमेश का सत्यापन हुआ। इन दोनों अपराधियों के घर में छापामारी की गई। इसमें से एक के घर से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 220 सीसी की पल्सर ब्लैक कलर की एवं 1,99,000 रुपया जो इस घटना में पैसा छीना गया था वो बरामद किया गया है। बेगूसराय के विनय हुंडई शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगने से काफी देर तक शोरूम में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरी घटना 0 माइल थाना क्षेत्र के पपरौल स्थित विनय हुंडई शोरूम की है। हुंडई शोरूम को बंद कर सभी स्टाफ अपने अपने घर चले गए थे। मौके पर पहुंचे शोरूम के मालिक ने मामले की जानकारी बरौनी थाने को दी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि लगभग 20 लाख से अधिक संपत्ति जलकर राख हो गई। सब हम लोग ड्यूटी ऑफ करके घर पहुंचे हैं तो सर को जानकारी हुई कि एब्जॉर्ब धुआं हो गया है। तो हम लोग को पता चला कि इसमें आग लग गई है। तो हम तुरंत फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन किए, यानी कि बरौनी थाने को फ़ोन किए। बरौनी थाने वाले फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए। हमको आश्वासन दिए नवीन जी हम 15 से 20 मिनट में आपको फायर ब्रिगेड वाले को आपको शोरूम पे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हम कितने की क्षति हुई है ये तो अभी हम बता नहीं सकते हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एक दुकान से अज्ञात महिला के शव बरामद किया गया। जहां मामले में पुलिस ने राजा करवा और करण बेदिया नामक 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। गश्ती टीम वहाँ पहुंची। प्रथम दृष्टया देखने पर लगा कि इस महिला की हत्या की गई, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई।
तो उस संबंध में कांड संख्या 115/21 तुरंत दर्ज कर दिया गया। फिर पुलिस ने इस पर तेजी से अनुसंधान किया। 2 व्यक्ति राजा करवा और करण बेदिया, ये दोनों बिल्डी बस्ती के ही रहने वाले हैं। इन दोनों ने शराब पी के, हड़िया पी के उस महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके पास उसकी हत्या की। वित्तीय वर्ष 2020-21 के समापन के साथ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आय और व्यय समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा खर्च किए गए 75% जो खर्च राशि हुई है उसका हिसाब मांगा और इस दौरान कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। सरकार की ओर से अखबारों में जो भी आया है कि पूरा वित्तीय वर्ष जब समाप्त हुआ तो 70-75% ऐसा दिखाया गया कि भाई इस बार खर्च किया गया। हमने थोड़ा सा तहकीकात करने की और कोशिश की, क्योंकि आप सबको भी ध्यान होगा कि पूरे वर्ष तो सरकार पैसे की रोना रोते रही, कोरोना के कारण पैसे नहीं आ रहा है, ये सारे घटनाएं आप सबको पता ही है। और उसके बाद हमने वित्त विभाग से भी कंसल्ट करने की कोशिश की, तो वित्त विभाग से भी पदाधिकारियों का कोई सटीक जवाब तो नहीं आया। किसी ने बताया कि नहीं, अभी पूरी तरह से कंपाइल नहीं हुआ है, कंपाइल हो जाएगा तो वित्त मंत्री की ओर से अधिकृत रूप से जनता को बता दी जाएगी। फिर किसी अफसर ने बताया हमें कि नहीं, 83% खर्च हो गया। हमें बड़ी ताज्जुब लगता है कि चूँकि पिछले साल की बजट आप सबको पता है कि 86,000 करोड़ रुपया था, उससे अधिक का। उसके बाद 2 बार अनुपूरक बजट भी पास हुआ है। अगर उस सबको आप जोड़ देते हैं तो लगभग नहीं, 96,000 करोड़ से अधिक का बजट 20 और 21 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने पास कराए। और इतनी बड़ी राशि में से अगर 83% खर्च हो, 70 या 75% या अभी भी बिल्कुल संदेह है, तो ये समझ में नहीं आखिर काम हुआ कहाँ। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।